भारत, जहाँ नारी को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि उसे सृष्टि की शक्ति माना जाता है। यही वो पावन भूमि है जहाँ दुर्गा भी है और काली भी, जहाँ नारी केवल जीवन देने वाली नहीं बल्कि अपनी धरती, अपने लोगों और अपने सम्मान की रक्षा करने वाली भी है। इतिहास गवाह है, जब जब इस धरती पे संकट आया तब तब किसी न किसी नारी ने तलवार उठाई और अपने साहस और बुद्धिमत्ता से दुश्मनों को पराजित किया। और आज स्टोरीज बाय इंजिन देवा में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसी ही एक रानी की कहानी। एक ऐसी रानी जिसने मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी और न केवल इतिहास में अपना नाम अमर किया बल्कि एक ऐसा उदाहरण कायम किया जिससे मुगल सेना के सेनापति को शर्म के मारे आत्महत्या करनी पड़ी। इस महान रानी का नाम था रानी कर्णावती। अरे नहीं, ये वो रानी कर्णावती नहीं जिन्होंने जौहर कर अपने साथ कई महिलाओं को मुगलों के हाथों में जाने से बचाया था। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक दूसरी रानी कर्णावती की कहानी। गढ़वाल के नवादा, जो आज के देहरादून में है, कि रानी कर्णावती की। एक ऐसी रानी जिसने अपनी साहस, अपनी बुद्धि और अपने आत्मबल से न केवल अपनी भूमि और जनता की रक्षा की बल्कि इतिहास के पन्नों पर वीरता का एक नया अध्याय लिख लिया। रानी कर्णावती के जन्म को लेकर इतिहास पूरी तरह से एकमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि वो कुमाऊं की वीर भूमि से हैं, तो कुछ उन्हें परमार वंश की गौरवशाली परंपरा से जोड़ते हैं। लेकिन सच क्या है, ये शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इतिहास जन्म नहीं, कर्मों का हिसाब रखता है। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, जहाँ भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद है, जहाँ माँ गंगा और मंदाकिनी बहती हैं, जहाँ सूरज की पहली किरण बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा बना देती हैं और नदियाँ चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता खुद बनाती हैं। उसी पावन धरती पर जन्मी कर्णावती भाग्य से तो एक राजकुमारी थी, पर कर्मों और साहस से एक योद्धा, जिसने अपनी देवभूमि की रक्षा मुगलों से की और इतिहास लिख दिया। पर्वतों के खूबसूरत वादियों में पली कर्णावती कोई साधारण बालिका नहीं थी। पहाड़ों की ऊंची नीची पगडंडियों को फुर्ती से पार करना, उफनती नदियों में खेलना, पहाड़ी रास्तों में घोड़े दौड़ाना और हर परिस्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना, ये उनके चरित्र के कुछ ऐसे गुण थे जो उन्हें असाधारण बनाते थे। और यही वो गुण थे जो आने वाले समय में उनकी वीरता और शौर्य की नींव बनने वाले थे। कर्णावती का बचपन केवल साहस और फुर्ती से भरा नहीं था। हर चोट, हर अभ्यास, हर कठिन यात्रा उनके भीतर एक अडिग साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना भर रही थी। ये वो गुण थे जो उन्हें साधारण राजकुमारियों से अलग बनाते थे। फिर वो दिन आया जब उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उनका विवाह गढ़वाल के राजा महिपत शाह से हुआ, जो अपने समय के बहादुर और रण कौशलपूर्ण शासक माने जाते थे। राजा महिपत शाह ने वर्ष 1622 में गढ़वाल की गद्दी संभाली, जब उनके पिता राजा श्याम शाह अलकनंदा नदी में डूबकर असमय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। महिपत शाह की वीरता सिर्फ उनकी रियासत तक सीमित नहीं थी। उनका साहस और रणनीति गढ़वाल की सीमाओं से परे देखी जाती थी। उन्होंने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी
और कठिन पर्वतीय इलाकों तक, यहाँ तक कि तिब्बत में भी 3 बार अपने साहस का परिचय दिया। महिपत शाह की वीरता और सम्मान ने गढ़वाल को मजबूती दी थी, लेकिन समय ने एक नई चुनौती सामने लाके रख दी। सन 1628 का साल था। मुगल शासक शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में विजेता बन चुका था। आगरा किले में उसकी ताजपोशी होनी थी और भारत भर की रियासतों को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। महिपत शाह के पास भी वही निमंत्रण पहुंचा। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, इसमें थी मुगल दरबार की धमकी और चुनौती। निमंत्रण मिलने के बावजूद महिपत शाह ने दरबार में शामिल होना ठुकरा दिया। यही वो क्षण था जब उनकी स्वाभिमानी पहचान सामने आई। बड़े बड़े राजा नतमस्तक हुए थे, लेकिन गढ़वाल का राजा अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने राज का मान बनाए रखने के लिए दृढ़ रहा। 9 वर्षों तक गढ़वाल पर उनका शासन रहा, लेकिन 1931 में रणभूमि में उनकी असमय मृत्यु ने राज्य और उनके लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। उनके निधन के समय उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। राजकाज का बोझ, राज्य की सुरक्षा और रियासत की प्रतिष्ठा, सब कुछ अब रानी कर्णावती के कंधों पर था। ये वो एक ऐसा मोड़ था जहां सामान्य महिला शायद डरकर पीछे हट जाती, लेकिन कर्णावती ने पीछे नहीं देखा। उसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अडिग निश्चय से राज्य की बागडोर संभाली। सेनापति, सरदार और प्रशासनिक अधिकारी सभी अब उसके नेतृत्व के अधीन थे। वो केवल बेटे की संरक्षक नहीं थी, पूरा गढ़वाल उनकी देखरेख में था। उनकी शक्ति केवल तलवार में नहीं थी, ये शक्ति उनकी दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता और रणनीति में थी। और इसी क्षण से पहाड़ों की इस शेरनी ने तय कर लिया था, कोई भी चुनौती उसे डराने या रोकने में सफल नहीं हो सकती। ये एक ऐसा समय था जब किसी भी राज्य में एक स्त्री का शासन करना कमजोरी समझा जाता था, और यही सोच धीरे धीरे फैलने लगी। गढ़वाल अब कमजोर है, एक स्त्री इसे कब तक संभालेगी? लेकिन इतिहास अक्सर वही गलती तो करता है जहां वो नारी की शक्ति को कम आंकता है। कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद, जो पहले से ही मुगलों के काफी करीब माने जाते थे, उन्होंने इस अवसर को पहचाना। दिल्ली के दरबार में बैठे शाहजहां को उकसाया गया। उसे याद दिलाया गया वो अपमान जब गढ़वाल के राजा महिपत शाह ने उसकी ताजपोशी का निमंत्रण ठुकरा दिया था। शाहजहां के लिए वो सिर्फ एक पुरानी बात नहीं थी, ये उसकी शान में लगा हुआ एक दाग था। और अब उसे लगा कि समय आ गया है उस अपमान का उत्तर देने का। शाहजहां के दरबार में चर्चा हुई और जिम्मेदारी सौंपी गई उसके फौजदार निजाबत खां को। निजाबत खां एक ऐसा सेनापति जिसे अपनी शक्ति और सेना पर पूरा घमंड था। साल 1635 वो 30,000 सैनिकों के साथ गंगा पार करता हुआ देहरादून के पास रायवाड़ा में आकर डेरा डालता है। लेकिन ये केवल आक्रमण नहीं था, ये एक सुनियोजित घेराबंदी थी। उधर सिरमौर के राजा मेधांत प्रकाश ने भी मुगल के साथ हाथ मिला लिया। उसने मुगल सेना के लिए गढ़वाल के द्वार खोल दिए। यमुना पार करते ही मुगल सेना दून घाटी में उतर आई
और एक एक कर किले गिरने लगे। शेरगढ़, कानीगढ़, संतूरगढ़। हर जीत के साथ निजामत खां का अहंकार बढ़ता चला गया। ऋषिकेश, डोईवाला, ननूरगढ़। मुगल सेना बिना किसी बड़े प्रतिरोध के गढ़वाल के भीतर गहराई तक पहुंच चुकी थी। अब उसे लगने लगा श्रीनगर जीतना तो बस एक औपचारिकता है। देवप्रयाग के पास गंगा किनारे उसने पड़ाव डाला और रानी कर्णावती को एक संदेश भेजा। समर्पण कर दो, 10 लाख का नजराना दो, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। यह संदेश जब रानी कर्णावती तक पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सामने थी एक विशाल सेना, संख्या में कई गुना अधिक, लेकिन रानी ने युद्ध तलवार से पहले बुद्धि से लड़ने का निर्णय लिया। रानी ने उत्तर भेजा, नजराना देंगे, लेकिन समय चाहिए, और साथ ही 1 लाख रुपए तुरंत भिजवा दिए। निजामत खां मुस्कुराया। उसे लगा गढ़वाल झुक चुका है। वो गंगा किनारे अपने लव लश्कर के साथ इंतजार करने लगा। वो समझ ही नहीं पाया कि वो जीत नहीं है, बल्कि वो एक जाल में फंस चुका है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मुगल सेना की असली परीक्षा शुरू हुई। रसद खत्म होने लगी। जो सैनिक खाने की तलाश में निकलते, स्थानीय लोग उन्हें लूट लेते, कहीं मार दिए जाते। धीरे धीरे बीमारियां फैलने लगी। ज्वर ने पूरी सेना को जकड़ लिया, और जिस घाटी में वो बैठे थे, वही घाटी अब उनके लिए मौत का कुंड बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों के ऊपर गढ़वाली सैनिक चुपचाप तैयारी कर रहे थे। गढ़वाली सैनिकों ने छापामार गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई। बड़े बड़े पत्थर जमा किए जा रहे थे। हर रास्ता, हर मोड़ एक योजना का हिस्सा बन चुका था। और फिर रानी कर्णावती का आदेश हुआ। अचानक पहाड़ गरज उठे। ऊपर से गिरती चट्टानें, ओलावृष्टि का प्रकोप, चारों तरफ चीख पुकार। मुगल सेना कुछ समझ पाती, उससे पहले ही विनाश उनके ऊपर टूट चुका था। हजारों सैनिक चट्टानों के नीचे दब गए, कुछ गंगा में बह गए, और जो भागे उन्हें गढ़वाली सैनिकों ने घेर लिया। उस क्षण मानो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं गढ़वाल के पक्ष में युद्ध लड़ रही हो। जो सैनिक बच गए उन्हें बंदी बना लिया गया और रानी कर्णावती के सामने प्रस्तुत किया गया। शाहजहां का सेनापति नजाबत खां, जो कभी घमंड में घिरा रहता था, अब झुका हुआ खड़ा था, अपने जीवन की भीख मांग रहा था। और तब रानी कर्णावती ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो ऐतिहासिक बन गया। जीवन चाहिए तो नाक कटानी होगी। हजारों मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और उनकी नाक काट दी गई। उन्हें जिंदा वापस भेजा गया ताकि वो अपने साथ गढ़वाल का संदेश लेकर जाएं। जिसका घमंड कुछ दिनों पहले आसमान छू रहा था, अब पराजय और अपमान का बोझ उठाए दिल्ली की तरफ भाग रहा था। जब वो मुगल दरबार में पहुंचा तो उसके चेहरे पर हार साफ छपी हुई थी। अपमान लिखा था। कहते हैं शाहजहां के सामने पेश होते ही उससे उसके सभी पद और अधिकार छीन लिए गए। जिस सेना को लेकर वो गढ़वाल जीतने निकला था, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी थी। लगभग सन 1740 के आसपास लिखी गई मासिर उल उमरा में उल्लेख मिलता है कि
उस अपमान को सह न पाने के कारण नजाबत खान ने स्वयं अपने जीवन का अंत कर लिया था। ये सिर्फ केवल एक हार नहीं थी, ये उस अहंकार का अंत था जो गढ़वाल को आसान शिकार समझ बैठा था। ये हार एक चेतावनी थी जिसके बाद शाहजहां, यहाँ तक कि औरंगजेब भी गढ़वाल की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और उस दिन से रानी कर्णावती का एक नया नाम रखा गया, नागकटी रानी। लेकिन ये नाम अपमान नहीं था, ये उस घमंड पर लगा हुआ ऐसा घाव था जिसे मुगल साम्राज्य कभी भुला ही नहीं पाया। इतिहासकार विजय भट्ट लिखते हैं कि इस घटना के बाद कर्णावती केवल एक शासक नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई, इस सत्य का कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीते जाते हैं। विदेशी यात्री और इतिहासकारों ने भी इस घटना को अनदेखा नहीं किया। इटली के यात्री निकोलाओ मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरिया दो मोगोर में इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा कि मुगल सैनिकों को नाक कटवा कर वापस भेजा गया। ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो जीवन भर भूल नहीं सके। इस घटना के बाद गढ़वाल सिर्फ एक रियासत नहीं रहा, वो एक चेतावनी बन गया। शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब तक किसी ने भी गढ़वाल की ओर आसानी से बढ़ने का दुस्साहस नहीं किया। कहा जाता है कि उत्तर से आने वाले हों या दक्षिण से, कई आक्रमणकारी आए, लेकिन एक सच हमेशा अटल रहा, कोई भी गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच सका। ये जीत केवल एक युद्ध की नहीं थी, ये उस आत्मसम्मान की जीत थी जो न झुका और न टूटा, और जिसके सामने साम्राज्य भी सिर झुकाने को मजबूर हो गए। नजाबत खां की पराजय केवल एक युद्ध का अंत नहीं थी, ये एक संदेश था, गढ़वाल झुकता नहीं, जवाब देता है। लेकिन रानी कर्णावती यहाँ रुकने वाली बिल्कुल नहीं थी। वो जानती थी कि इस आक्रमण में मुगलों के साथ खड़े होने वाले को यदि सबक नहीं सिखाया गया तो भविष्य में फिर से कोई गढ़वाल की ओर नजर उठाने की हिम्मत करेगा। सिरमौर, जिसने मुगलों का साथ देकर गढ़वाल की सीमाओं को भेदने का रास्ता खोला था, अब बारी थी सबक सिखाने की। रानी के आदेश में गढ़वाली सेना पहाड़ों से उतरी। एक एक कर वो सभी क्षेत्र जिन पर मुगलों ने कब्जा कर सिरमौर को सौंप दिया था, वापस लिए जाने लगे। किले, चौकियां, घाटियां, हर स्थान पर फिर से गढ़वाल का अधिकार स्थापित किया गया। सिरमौरी सेना इस प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जो कल तक मुगलों की ताकत के सहारे आगे बढ़ रही थी, आज अपने ही क्षेत्र में पीछे हटने को मजबूर हो गई। गढ़वाली सैनिकों ने उन्हें लगातार पीछे धकेलते हुए पश्चिमी हिमालय की कठोर सीमाओं तक समेट दिया और वहां प्रकृति की उस रेखा पर एक नई सीमा खींच दी गई। हटकोटी तक गढ़वाल राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई। ये केवल जमीन वापस लेना नहीं था, ये था विश्वास वापस लेना, सम्मान वापस लेना और भविष्य के हर आक्रमण को चेतावनी देना। रानी कर्णावती की ताकत उनकी दूरदर्शिता, उनकी रणनीति, उनके अटल निर्णयों में दिखती थी। दरबार में उनके सामने माधो सिंह भंडारी, जोगादेव, उद्दू नेगी, नंद ठाकुर और सादिक बिस्ट जैसे अनुभवी सरदार उपस्थित रहते। सब अपने अपने विचार रखते, लेकिन जब अंतिम निर्णय का समय आता तो पूरे गढ़वाल की नज़र बस एक ही व्यक्तित्व पर टिक जाती। रानी कर्णावती की गाथा केवल युद्धों तक सीमित नहीं है,
जहाँ एक ओर उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर उसी भूमि को समृद्ध बनाने का कार्य भी किया। दून घाटी की धरती, जो कभी सीमित संसाधनों में बंधी थी, उनकी दूरदर्शिता से नई जीवन धारा पाती है। रिस्पना नदी के जल को दूर दूर तक पहुंचाने वाली राजपुर नहर केवल एक निर्माण नहीं थी, वो उस सोच का प्रतीक थी जो युद्ध के बाद भी जीवन को संवारना जानती ही थी। इस धरती पे करणपुर बसता है, जो आज भी उनके नाम की गूंज को अपने भीतर संजोए हुए है। और नवादा, जहाँ कभी उनका भव्य महल खड़ा था, आज भले ही उसके अवशेष ना बचे हों, लेकिन इतिहास की स्मृतियों में उसकी छवि आज भी जीवित है। रानी कर्णावती ने अपने समय में से कई आगे जाकर ये सिद्ध किया, जब साहस, आत्मसम्मान और बुद्धि एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी शक्ति, किसी भी साम्राज्य का अहंकार उसे झुका नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि हिमालय की उन वादियों में गढ़वाल की पवित्र देवभूमि पर आक्रमण करने वाले आए तो बहुत, लेकिन अपने कदम जमाने की शक्ति उनमें कभी नहीं रही। ये कहानी केवल एक रानी की नहीं है, ये कहानी उस अदम्य शक्ति की है जो हर नारी के भीतर निवास करती है। नमन है उस साहस को, नमन है उस स्वाभिमान को, नमन है रानी कर्णावती को। जय देवभूमि, जय बद्री विशाल।